आप सभी लोग स्टिंग ऑपरेशन भी करिए, इन लोगों का ऑडियो वीडियो कुछ लाइए, कुछ आप भी विजिलेंस को कुछ सूचना दीजिए, जागरूक होइए। आप सोचिएगा जब आप समझौतावादी हो जाएंगे तो पीठ को इतना मत झुकाइए कि लोग उसको पावदान समझ लें। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि 15 अगस्त से पहले सभी शिक्षकों के वेतन एरियर का भुगतान हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। पता करिए तो कौन कौन एरियर का भुगतान हुआ है, कहीं हुआ है? आप किस पर कार्रवाई कर दिए सर, जरा पूछिए। तो दिन भर आके खाली कैमरा पर बोलने से नहीं होगा, आप जाइए ना ऑफिस में। शिक्षा विभाग में मत्स्य न्याय का सिद्धांत है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को सीधे निगल जाती है, न कोई दलील है, न कोई अपील है, न कोई सुनवाई है, न कोई फैसला है। तो इस 4000 जो संचिका है वो सब संचिका को वापस मंगवाइए मुजफ्फरपुर, और स्कूल वाइज उसको जरा सा आप छांटिए कि एक स्कूल में कौन कौन सी योजना चली है, और उस स्कूल में उस फाइल को लेकर के अपने जांच एजेंसी को भेजिए कि उसमें जो भुगतान हुआ है वो काम जमीन पर है कि नहीं। डीए केस का मामला नहीं है कि पैसा आय से अधिक संपत्ति का मामला केवल नहीं है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में तो फिर कोर्ट में लोग जाएंगे, हिसाब किताब करते जाएंगे और फिर सबको ले दे के बराबर कर देंगे कि मेरे बाबूजी की इतनी संपत्ति थी, दादा की इतनी संपत्ति थी, यहाँ से आ गया वहाँ से आ गया तो हो जाए। लेकिन मूल जो भ्रष्टाचार जहाँ हुआ जरा उसकी जाँच होनी चाहिए ना, कि इसमें कौन लोग थे और किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ। मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार में यही हुआ था। इसमें जवाबदेही तय कोई करने वाला नहीं है। विजिलेंस के लोग भी वहीं डीए केस तक जाकर के सिमट के रह जाएंगे। लेकिन जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि मुजफ्फरपुर के जब कलेक्टर ने जांच कराकर रिपोर्ट भेज दिया, इतनी अनियमितता की पुष्टि की गई, डीएम ने अनुशंसा की, तो आखिर उस अनुशंसा के आलोक में वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट, सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। सीबीएसई से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सी चौधरी 8292253617 और जी कुमार 9031194223। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं हूं निशा श्री और आज हम एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बंसीधर ब्रजवासी एमएलसी हैं और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, उसके बाद मुद्दे से परिचय कराएं। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जब बोलते हैं तो हमारे दर्शक जो हैं उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। इसका प्रमाण हमको मिलता है जब हम अपने व्यूज़ की संख्या देखते हैं आपके वीडियोस पर। और आज आपसे जिस मुद्दे पे बातचीत करने जा रहे हैं वो हमने देखा कि किस तरह से कल जो है वो एक यहाँ पर भी जो शिक्षा पदाधिकारी रहे हैं और कल किस तरह से पटना में उनके आवास पर और बेगूसराय में उनके आवास पर जो है छापेमारी हुई। और अगर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर से भी उनका वास्ता रहा है, यहाँ पर भी उन्होंने 3 साल काम किया और यहाँ पर डेंच डेस्क और सबमर्सिबल के मामले में जो है यहाँ पे भी अनियमितता पाई गई थी। आवाज़ इसकी आपके तरफ से उठाई जा रही थी, यहाँ जिला पदाधिकारी की तरफ से उठाई जा रही थी। क्या लगता है जब कल कार्रवाई हुई तो आपकी प्रतिक्रिया इस पे क्या रही? कल जो कार्रवाई हुई, मैं इस कार्रवाई से बहुत दुखी हूँ। अच्छा। मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए कि सनम आते आते बहुत देर कर दी। विजिलेंस के लोगों को जो कार्रवाई करनी थी अभी से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जो कार्रवाई करनी थी वह 2.5 साल के बाद कार्रवाई हुई। तो क्या इतने दिनों तक कोई भी व्यक्ति ये सैकड़ों करोड़ रुपया अपने घर में रखेगा? वो तो सब जगह ठिकाने धरा दिया। तो विजिलेंस की जो कार्रवाई हुई है, इतने विलम्ब से कार्रवाई हुई है कि मैं इस कार्रवाई से खुश नहीं हूँ। मैं तो उसी समय कह रहा था, जब मैं शिक्षक था उस समय, तो मैं उस समय भी कहा था कि चीनी वाला बोरा में जो है रुपया भरा के यहाँ से जा रहा है। आप उस समय का अगर आप मीडिया में दिए गए मेरे बयान को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं उस समय क्या कहता था। और जो मैं कहता था वह बिल्कुल सत्य था, क्योंकि हम तो सब चीज़ देख रहे थे। तो जो विजिलेंस की कार्रवाई कल हुई है वह कार्रवाई अभी भी नाकाफ़ी है और इस कार्रवाई से कुछ नहीं होना है। अगर कार्रवाई करनी है विजिलेंस को तो आप इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की ज़रा सा जांच कर दीजिए। और जो योजनाएं संचालित की गई, चाहे वह बेंच डेस्क आपूर्ति की गई हो, समरसेबल का अधिष्ठापन किया गया हो, प्रीफैब स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया हो, स्कूलों में मरम्मती के नाम पर लूट मचाई गई थी, इन तमाम योजनाओं की अगर जांच हो तो
सब चीज़ की कलई खुल जाएगी। यह केवल डीए केस का मामला नहीं है कि पैसा आय से अधिक संपत्ति का मामला केवल नहीं है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में तो फिर कोर्ट में लोग जाएंगे, हिसाब किताब करते जाएंगे और फिर सबको ले दे के बराबर कर देंगे कि मेरे बाबूजी की इतनी संपत्ति थी, दादा की इतनी संपत्ति थी, यहाँ से आ गया वहाँ से आ गया तो हो जाएगा। लेकिन मूल जो भ्रष्टाचार जहाँ हुआ, जरा उसकी जाँच होनी चाहिए ना कि इसमें कौन लोग थे और किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ। मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार में यही हुआ था और पूरे बिहार में कोई ऐसा डीओ नहीं है जिस डीओ के पास में अकूत संपत्ति नहीं हो, डीपीओ के पास अकूत संपत्ति नहीं हो और शिक्षा विभाग के किरानियों के पास संपत्ति नहीं हो। सभी लोग, अब तो यहाँ जो शिक्षा विभाग में जो क्लर्क लोग बने हुए हैं, हम तो उन लोगों को कहते हैं कि भाई ये लोग बहुत भगवान से प्रार्थना करके किरानी बने हुए हैं। राजा बनाना न रानी बनाना, खुश होना प्रभु तो किरानी बनाना। ये लोग इतना भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं, इस तरह का भ्रष्टाचार किसी विभाग में आपको नहीं मिलेगा। आपने अभी जो बात कही उसमें मेरे सवाल के 3 जो मेरे अलग अलग सवाल थे उन तीनों को आपने कवर कर लिया कि इसमें पूरा का पूरा नेटवर्क संलिप्त है और केवल जो कल पटना में और बेगूसराय में जो कार्रवाई हुई उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि इनके पुराने अनियमितताओं के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कह रहे हैं आप? मैंने आपको 2 जांच रिपोर्ट दिया, ज़रा इस रिपोर्ट को आप देखिए। एक रिपोर्ट है 2024 में, 2024 की यह रिपोर्ट है। इसको जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर ने, कलेक्टर ने मुजफ्फरपुर के, ये जांच करा करके रिपोर्ट सबमिट किया। कोई कार्रवाई शिक्षा विभाग ने नहीं की। ये शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजी गई थी और 2026 में 12/6/26 को फिर से जिलाधिकारी ने एक रिपोर्ट भेजी है शिक्षा विभाग के सचिव को। और इस रिपोर्ट को मैं सदन के पटल पर भी रखा, विधान परिषद में मैं इस मामले को उठाया था तो, और हमने कहा था कि इसमें क्या लिखा हुआ जरा उसको पढ़ लीजिए। हमने इस रिपोर्ट को पढ़ के सदन में सुनाया था और हमने कहा था कि इसको प्रोसीडिंग का पार्ट बनाइए और प्रोसीडिंग का पार्ट इसको बनाया भी गया। इसमें जो बातें लिखी गई उसमें जांचोपरांत कमेटी द्वारा कतिपय अनियमितताएं यथा विद्यालयों में कराए गए कार्य विभागीय मार्गदर्शिका के अनुरूप न होना, बिना अनुशंसा के संचिका विभाग को भेजना, विभिन्न विद्यालयों में मरम्मती एवं निर्माण कार्य का मापी पुस्त समान होना, साथ ही संचिकाएं, भुगतान की विवरणी तथा कार्यादेश जांच कमेटी को उपलब्ध न कराना इत्यादि का उल्लेख करते हुए पूरे प्रकरण का विशेष वित्तीय अंकेक्षण करने की अनुशंसा की गई। अब आप बताइए, इसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि कई विद्यालयों में जो मरम्मती का जो एस्टिमेट है सबका समान है। डॉक्टर के पास जितना पेशेंट जाए सबको एक ही दवाई लिख दे तो डॉक्टर, तब तो डॉक्टर संदेह के घेरा में है कि भाई ये मामला क्या है। ये आखिर सभी स्कूल में मरम्मती एक ही समान कैसे हो सकती है? सब किसी की लंबाई बढ़ रही है, ना चौड़ाई बढ़ रही है। ये तो गजब बात है। किसी के छत की मरम्मती हो सकती है, किसी के फर्श की मरम्मती हो सकती है। आप अक्सर स्कूल्स की हालत दिखाते रहते हैं अपने वीडियो के बाद। अब आपको बताता हूँ महोदय, ये जो थे हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, इन्होंने अपने कार्यकाल में, जब हम इस मामले को उठाए थे, 20 सूत्री की मीटिंग में उठाए थे, दिशा की बैठक में उठाए थे, उस समय डिप्टी सीएम थे विजय बाबू, मैंने उनके सामने उठाया था तो रिपोर्ट मांगी गई कि भाई आप कितना रुपया खर्च किए। तो केवल अजय कुमार सिंह ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में 119 करोड़ रुपया खर्च दिखाया और अभी वर्तमान जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं इनके कार्यकाल में भी 80 करोड़ से अधिक खर्च का अनुमान है। 80 करोड़ से अधिक, दोनों को देखें तो लगभग 200 करोड़ होता है। आपके पास कैलकुलेटर है, जरा भाग दीजिए। 200 करोड़ में मुजफ्फरपुर जिले में लगभग 3300 विद्यालय हैं, आप उससे भाग दे दीजिए तो प्रति विद्यालय 6 लाख से अधिक खर्च होगा प्रत्येक विद्यालय में। अगर एवरेज कर दिया जाए तो प्रत्येक विद्यालय में 6 लाख से अधिक होगा और एक विद्यालय 5 लाख से अधिक की अनुशंसा कर ही नहीं सकता था नियमतः, और सभी विद्यालयों में योजना चली भी नहीं है। अब एक ही विद्यालय में 30-30 लाख, 40-40, 50-50 लाख की योजना संचालित की गई। जब उस विद्यालय को पावर ही नहीं था तो 50 लाख की योजना कैसे संचालित की गई? शिक्षा विभाग ने एक सूची जारी की थी, 70 एजेंसियों की सूची जारी की थी और कहा कि इन्हीं एजेंसियों के माध्यम से सामानों की आपूर्ति करानी है आपको। फिर जब वो 70 एजेंसी पूरे बिहार में नहीं, कम पड़ गई, तो सक्षम नहीं हुई, तो उसके बाद फिर विभाग ने कहा कि अगर कोई पीएचडी
और जो भी निर्माण विभाग है यहाँ पर, PWD, इन सब डिपार्टमेंट में जो रजिस्टर्ड एजेंसी है उसके माध्यम से आप करा सकते हैं। ज़रा इसकी जांच कर लीजिए कि जिन संवेदकों ने काम किया है, जिनको आप भुगतान किए हैं, वो क्या PWD या PSD से रजिस्टर्ड हैं, क्या 70 एजेंसियों की जो सूची थी उसमें वो सूचीबद्ध हैं, नहीं हैं। तो ये सब जो है जितने भी दलाल उचक्का जितना तरह का लोग था ये सब किया। और बाद में जो संचिकाएं भेजी गई हैं, अभी नया जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, मैं नए जिला शिक्षा पदाधिकारी को उतना भ्रष्ट मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि हम लोग देखते हैं जो जैसा है वैसा हम लोग कहते हैं। इनके रीजन में क्या किया कि इनको ज़्यादा सज्जन समझ करके इनका जालिया दस्तखत मार के भेज दिया सब फाइल। हम सदन में बोले हैं कि फर्जी, आप जांच कराइए, अगर नहीं होगा तो आप जो कह दीजिए। वहाँ पर चाय की दुकान है शिक्षा भवन के आगे, उस चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर 600 रुपया दीजिए, भुगतान का फाइल तैयार। 5 से 600 रुपया में भुगतान का फाइल तैयार हो जाता था। उसी में वाउचर भी बन के आ जाता था, उसी में आपका एस्टीमेट भी बन जाता था, कोटेशन भी बन जाता था, और सब उस फाइल में लग गया। DO साहब दस्तखत नहीं किए तो जालिया दस्तखत मार दिया। आई BSCID वाला जो बैठा हुआ है पटना में, अब इस सब से पूछने की जरूरत है। विजिलेंस जांच करे, जब जांच ही हो रही है तो जांच करे। BSCID से पूछे कि तुम्हारे पास जो संचिकाएं आ रही थी वो किसके माध्यम से आ रही थी। जब शिक्षा विभाग की संचिका जाएगी तो शिक्षा विभाग के प्यून बुक पर चढ़ के जाना चाहिए, इसके कर्मियों के माध्यम से जाना चाहिए। तो यहाँ के किसी कर्मचारी और किसी प्रॉपर वे से विभाग ये नहीं गया, डायरेक्ट जो जिसको मन हुआ वो कागज़ के पुर्जी ले गया, कहा कि DO साहब हमको भेजे हैं, इसका पेमेंट आप कर दीजिए। और इस तरीके से 80 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान हो गया। इसमें अधिकांश योजना कागज़ पर है ही नहीं, अब ज़मीन पर है ही नहीं, सब कागज़ पर है। तो ज़रूरत इस बात की है कि BSCID के सारे जितने भी उसमें भुगतान में संलिप्त लोग हैं उन सभी लोगों को पहले पकड़िए। जितनी संचिकाओं का यहाँ भुगतान हुआ है, लगभग 4000 संचिकाएं भेजी गई हैं मुजफ्फरपुर से, और उतना भुगतान हुआ है। तो इस 4000 जो संचिका है वो सब संचिका को वापस मंगवाइए मुजफ्फरपुर, और स्कूल वाइज उसको ज़रा सा आप छांटिए कि एक स्कूल में कौन कौन सी योजना चली है, और उस स्कूल में उस फाइल को लेकर के अपने जांच एजेंसी को भेजिए कि उस में जो भुगतान हुआ है वो काम ज़मीन पर है कि नहीं, सारी पोल खुल जाएगी। तो हमको कहने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। विजिलेंस के लोगों से मेरा आग्रह है, वो आय से अधिक संपत्ति में का 3-4 करोड़ रुपया में पकड़ के क्या कीजिएगा। 3-4 करोड़ तो सब कहेगा हाँ, तो वो तो कहेगा यहाँ नानी के यहाँ से आ गया, मामा के यहाँ से आ गया, हिसाब दे देगा। ये सब पैसा सब जो है चला गया बाहर सब, वो सब मौलूल बन जाता है, ठेकेदार सब में चला जाता है, हवाला में चला जाता है, पैसा सब नया नया सब हो गया। आप उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा। इसको पकड़िए कि संचिकाएँ गड़बड़ हुई हैं या नहीं हुई हैं। 3-4 करोड़ कभी के समय में आपको लग रहा है जी 3-4 करोड़ रुपया ये लोग के लिए बहुत है। अरे हम लोग सामान्य आदमी हैं तो हम लोग के लिए बहुत पैसा हो जाता है। हम तो अनुमान करते हैं कि इनके पास जैसे 119 करोड़ का इन्होंने किया तो 35% इनका कमीशन था। मुजफ्फरपुर में 35% इनका था, तो 35% इनका था तो लगभग 40-45 करोड़ रुपया तो यही हो गया। उसके बाद किसी स्कूल में ये कदम रख देते थे जांच करने के लिए, तो इनका पैर पुजाई था 50,000 रुपया कि किसी स्कूल में आ गए तो इनके चरण इतने शुभ हैं कि उस विद्यालय में पहुंच गए तो कम से कम 50,000 रुपया से इनका पैर पूजना था, पैर पुजाई होता था। और अगर किसी शिक्षक को सस्पेंड कर दिए तो उसका फीस था 1 से 1.5 लाख रुपया सस्पेंशन तोड़ने का। तो इसकी भी जांच करिए ना कि ये अपने रीजन में कितने स्कूल का निरीक्षण किए और कितने का शोकॉज किया, उसमें क्या कार्रवाई हुई भी आप जांच कर लीजिए। हम कह रहे हैं आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। ठीक है, जब भी भ्रष्टाचार की बात आती है, सरकार पर सवाल उठता है कि इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार तंत्र चल रहा है अफसरों के द्वारा, तो उसमें फिर सरकार की तरफ से जवाब मिलता है कि कार्रवाई तो हो रही है ना, तभी पकड़े जा रहे हैं लोग। लेकिन आपका जो आपने अभी पूरा ये मसला उठाया है, इसमें लग रहा है कि पूरा का पूरा कोई अफसर नहीं, पूरा का पूरा तंत्र भ्रष्ट है। कैसे मैनेज हो पाएगा? देखिए, शिक्षा विभाग में 2 फार्मूला बहुत कारगर फार्मूला है। पहला है बेईमानी से कमाओ, बेईमानी से कमाओ, ईमानदारी से बांटो और चैन से रहो। यह फार्मूला है। बेईमानी में अगर बेईमानी कीजिएगा तो बेचैन हो जाइएगा। तो बेईमानी से कमाया, ईमानदारी से सबका शेयर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा छोटे लोगों के ऊपर लागू होता है, वह है मत्स्य न्याय का सिद्धांत। शिक्षा विभाग में मत्स्य न्याय का सिद्धांत है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को सीधे निगल जाती है, ना कोई दलील है, ना कोई अपील है, ना कोई सुनवाई है, ना कोई फैसला है। जिस पर जिसको जो मन हुआ कार्रवाई कर दिया। आपके सामने मैं बैठा हुआ आदमी,
हमको डिसमिस कर दिया गया। हमारा पक्ष किसने जाना? आज जो विजिलेंस कार्रवाई कर रही है, हम तो उसी समय लिख करके दिए थे, तो उस समय अगर जांच हुई होती तो कार्रवाई मेरे ऊपर नहीं होती, इन बाबुओं पर कार्रवाई होती। लेकिन उस समय क्या हुआ, जो बड़े लोग थे, मत्स्य न्याय का सिद्धांत है, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उन पर कुछ नहीं हुआ। हम उस समय में शिक्षक थे, हमको डिसमिस कर दिया गया, FIR कर दिया गया। FIR जिस पर होना चाहिए था उनको पुरस्कृत करके BOS में डिप्टी डायरेक्टर बना दिया गया, और जिसने आवाज़ उठाई उसको डिसमिस कर दिया गया। तो किसी को पुरस्कृत कर दिया जाता है, किसी को डिसमिस कर दिया जाता है, यह उनके पद के अनुरूप है, और जहाँ से कितना माल सृजन होता है इस पर डिपेंड करता है। शिक्षा विभाग में जितने भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जहाँ हाथ डाल दीजिए आपको पता चल जाएगा कि ये शिक्षा विभाग जो है, इसका नाम लक्ष्मी विभाग रख देना चाहिए। मैं तो सदन में भी कहा था कि शिक्षा विभाग में, ये सरस्वती जी वाला विभाग में लक्ष्मी जी की कृपा ज़्यादा बरस रही है। मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मैंने कहा था। इसमें जवाबदेही किसकी तय होगी, आप बताइए कि ठीक है भ्रष्टाचार का तंत्र चल रहा है, एक से एक भ्रष्टाचार जो है वो आप बता रहे हैं कि पूरा का पूरा तंत्र ही जो है वो भ्रष्ट हो चुका है, जवाबदेही कौन तय करेगा और किसकी जवाबदेही? कोई जवाबदेही तय नहीं करेगा। क्या हो जाएगा बताइए? इसमें हमको तो नहीं लगता है कि बहुत कुछ होने वाला है। इसमें हो क्या जाएगा, इसमें थोड़े दिन ये लोग परेशान होंगे और जेल भी नहीं जाएंगे। ये सब DA केस में क्या होगा, सब बेल करा लेगा, कुछ नहीं होगा। इसमें जवाबदेही तय कोई करने वाला नहीं है। विजिलेंस के लोग भी वहीं DA केस तक जाकर के सिमट के रह जाएंगे। लेकिन जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि मुजफ्फरपुर के जब कलेक्टर ने जांच कराकर रिपोर्ट भेज दिया, इतनी अनियमितता की पुष्टि की गई, DM ने अनुशंसा की, तो आखिर उस अनुशंसा के आलोक में वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो शिक्षा विभाग के सचिव बैठे हुए हैं फाइल पर, इस रिपोर्ट पर जो लोग कुंडली मार के बैठे हुए हैं, तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी फिक्स होनी चाहिए। लेकिन सुने कि बिहार में किसी एक भी सचिव पर और अपर मुख्य सचिव पर कोई कार्रवाई कर दे। जितने भी बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, तो जितने सीनियर IAS ऑफिसर हैं, वो सब तो CM हाउस में बैठ कर चिनिया बेदाम फोड़ते हैं दिन भर। तो वो लोग वहाँ पर बैठ करके, जो उन लोगों का सिंडिकेट है, जब उन्हीं लोगों के पास में सत्ता की असली ताकत है, तो उन पर कोई क्या कार्रवाई कर देगा? समर्थ के नहीं दोष गोसाई, जो सामर्थ्यवान है उसका कोई दोष नहीं है। ये सभी लोग बहुत ईमानदार हैं, अच्छे हैं, इनका जयगान करिए। और नीचे वाले लोग हैं तो थोड़ा बहुत परेशान होंगे, फिर ये लोग इधर से उधर हिसाब किताब कर देंगे, सब आरा न्यारा हो जाएगा। लेकिन जनता सब देख रही है, हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमारा जो कर्तव्य है हम करते रहेंगे। हम उस समय भी कर रहे थे जब शिक्षक थे, आज जब हम शिक्षक नहीं हैं तब भी कर रहे हैं। सदन में भी हमें लोगों ने भेजा, मैं सदन में भी कर रहा हूँ। लेकिन जो मुझे आईना दिखाना है, हम आईना दिखाते रहेंगे। कार्रवाई करना नहीं करना सरकार का काम है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था इन तमाम चीज़ों से, पूरे सदन को अवगत कराया था, प्रोसीडिंग का पार्ट भी बना, ये सारी चीज़ें बनी। तो सरकार को देखना है किस पर क्या कार्रवाई करना है। मैं बता देता हूँ, ये ऐसे ही नहीं थे। ये जो DO साहब थे, कल जो रेड हुआ तो इनके ससुराल में रेड क्यों नहीं हुआ? आप पता कर लीजिए कि इनके ससुराल में एक मंदिर बना है, वो इन्हीं के पैसा से बना है। तो ये जो कमाई है, लूट वाली कमाई, उसे धार्मिक कार्य भी हो रहा है। और यही नेचर था बेतिया वाले का भी। बेतिया में जो रजनीकांत थे DO, तो वो भी बड़ी धार्मिक हो गए थे। बहुत जब माल आ जाता है तो आदमी धार्मिक हो जाता है। तो वहाँ वो भी क्या करते थे कि म्यूजिक टीचर सब जो था, संगीत का शिक्षक, उसको कहते थे हारमोनियम तबला लेके चलो, आई जाके बगहा में प्रवचन करते थे। शिक्षक से तबला हारमोनियम बजाता था। लोग कहा कि वाह, तो कितना बड़ा संत हो गए। वो जग, वहाँ पर जग भी कराए थे। तो ये DO लोग जाकर के जग करा रहा था, है ना, साधु के भेष में। ये सब ऐसा एक से एक जो है मारिच सब बैठा हुआ। तो ये सब था। यहाँ भी जो है, यहाँ से माल कमाया तो ससुराल में वो मंदिर बनवा दिए। यहाँ से जो माल जाता था, तो हम तो सबके नाम जानते हैं, कैमरा के सामने आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि अब आज के रेट में हम नाम ले लेंगे तो उसका साक्ष्य आज मेरे पास तो रहेगा, हम देंगे। लेकिन हाजीपुर में वो क्लर्क हैं, जरा उन जांच करा दे, रिटायर क्लर्क है, उनसे क्या संबंध था? जाते थे तो मछली चावल वहीं बनता था। और सारा जो है माल यहाँ से जाता था बोरा में भरा के, बोरा में रुपया भराता था, और रुपया भरा के पहले हाजीपुर जाता था, और वहीं से सब जो है डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो पैसा तो जो आता था जाता था, वो हम लोग तो चूँकि सब चीज़ जान रहे थे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन पैसा लेकर। कैसे लगाम लगेगा बताइए ना, क्योंकि शिक्षकों के वेतन रुके रहते हैं साल भर, और इस तरह का भ्रष्टाचार सामने में आता है। कैसे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? ऑलरेडी बिहार जो है वो शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा है। देखिए, ये व्यवस्था सुधरेगी जब जन क्रांति होगी। क्रांति की ज़रूरत। व्यवस्था जब और बिगड़ जाएगी, तब जनता एक बार जगेगी और तब सबको पकड़ के सोटेगी, मिजाज ठीक हो जाएगा सबका।
जन क्रांति होगी तो ठीक हो जाएगा। देखिए अभी कॉकरोच आंदोलन हुआ तो कैसे राइट टाइम हो गए लोग। अभी शिक्षा मंत्री जी कहे, हम जब बोलते हैं तो हमारे शिक्षा मंत्री जी को बड़ी खराब लग जाती है बात। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि 15 अगस्त से पहले सभी शिक्षकों के वेतन एरियर का भुगतान हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। पता करिए तो कौन कौन एरियर का भुगतान हुआ है, कहीं हुआ है? किस पर कार्रवाई कर दी है सर, जरा पूछिए। तो दिन भर आके खाली कैमरा पर बोलने से नहीं होगा, आप जाइए ना ऑफिस में। हम तो चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, ऑल ऑफ सडन शिक्षा विभाग में एक बार बैक केनहू से पिछलका गेट से घुस जाइए, दीवार पर सीढ़ी लगा के फान जाइए एक बार अचानक से। अच्छा, चारों तरफ से गेट बंद करा दीजिए। गेट बंद करा के जितना में मिल जाए आपको ठेकेदार, दलाल, एजेंट, टीचर, सबको पकड़िए उस जगह। आप पूछिए जो कहाँ आया है ऑफिस में, सब पता चल जाएगा। कोई आया होगा ऊपर से देने, कुछ नीचा से देने, कुछ इधर हेरा फेरी करने, कुछ उधर हेरा फेरी करने के लिए। दिन भर जमावड़ा इसी सब का रहता है। क्या है, बिना पैसा दिए हुए कोई काम होता नहीं है। सारा लोग लूट बाजारी किए हुए हैं। टीचर जाता है, उसको किरानी सब जो है तुम ताम करता है। पदाधिकारी के पास जाता है, पदाधिकारी डांट के भगा देता है, उससे भेंटें नहीं करता है। पदाधिकारी के पास में कोई आवेदन दे दीजिए, नियम है कि 3 दिन से अधिक कोई संचिका लंबित नहीं रह सकती है। आइए बताइए, तो जांच रिपोर्ट 2024 में गई था, आज तक किस अधिकार से लेकर बैठे हुए हैं एसीएस। तो ये टोटल का टोटल नीचे से ऊपर तक सबका वही हाल है। हम लोग जो पत्र देते हैं, जो भी विभाग में पत्र जाता है, मंत्री में विधायक लोगों का पत्र जाता है, उस पत्र पर कोई कार्रवाई करता है? हम लोग मुख्यमंत्री को पत्र देते हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग को भेज देता है, कहता कार्रवाई करके माननीय को भी सूचित करिए और हमको भी अवगत कराइए। कभी कोई अवगत नहीं कराता है। सीएम हाउस में नहीं पूछता है जो तुमको दिए तो तुम क्या किया, तो कोई समीक्षा तो कर नहीं रहा है। तो इस तरीके से नहीं होने वाला है। इसमें एक अधिकार देना चाहिए, मेरे समझ से एक अधिकार देना चाहिए कि ये पदाधिकारियों का जो तंत्र है, इस तंत्र के समानांतर सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी एक तंत्र पैरेलल खड़ा होना चाहिए कि कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी किसी आरोप की जांच कर सके। सरकार और प्रशासन कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को, पत्रकारों को जांच करने का अधिकार दे दे। अगर मैनेज हो जाएगी, अगर भ्रष्टाचार का तंत्र है तो वो भी मैनेज हो सकता है। तब कैसे विश्वसनीय? तब फिर उनके ऊपर भी कोई कमेटी रहेगी ना। एक ही कमेटी, एक लेयर मत रखिए, कई लेयर रख दीजिए और उसमें भी जांच करने के लिए तुरंत त्वरित किसी को भेज दीजिए, कहीं से किसी को भेज दीजिए। कहिए कि अचानक से जांच करके आज लाना है, पहले से कोई आइडेंटिफाइड रहेगा तब ना। तो ये मतलब जांच एजेंसियां अगर रहें, अगर एक अथॉरिटी आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि अथॉरिटी। देखिए, ये जो कार्यपालिका का जो सिस्टम है, कार्यपालिका पूरी तरह से करप्ट हो गया हुआ है। दिन भर नेता लोग गाली सुनते हैं। हकीकत है कि नेता के बस में कुछ है नहीं। नेता का काम है कानून बनाना, बस वही विधानसभा भर इनका औकात है। अब विधानसभा में भी बस पार्टी का जो व्हिप जारी होगा उसी के हिसाब से उनको वोट देना है। किसी नेता का ही नहीं है कि उनके मन में चल रहा है कि पार्टी गलत कर रही है तो हम बगावत कर दें, नहीं कर सकते। करेंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो वहाँ की स्थिति है, बस उन लोगों का अधिकार सीमित है। कोई भी विधेयक आता है हम लोग पास कर देते हैं, लेकिन एक्ट अपॉन करने का काम किसका है? अब सुनिए, हम जो है सदन में मामला उठाए कि डीजे पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कल हाई कोर्ट ने भी कहा है कि डीजे पर जो है बैन होना चाहिए, कहा कि ये सब तय कीजिए। सदन में सारे सदस्य मेरे समर्थन में खड़े हो गए। गृह विभाग ने पत्र जारी कर दिया, डीजे बंद हुआ? तो नहीं बंद हुआ। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कार्यपालिका जिम्मेवार है। कहेगा जब नेता तो कहले कुछ होबे न करे, तो नेता का जो काम था सो कहा, लेकिन अब नहीं करेगा तो कोई क्या करेगा? हम कह रहे हैं अश्लील गाना नहीं बजाना है, अश्लील विभाग ने पत्र निकाल दिया। अब उसको एक्ट अपॉन नहीं कर रहा है विभाग। पदाधिकारी को दिया गया कि किसी भी मामले को तुरंत जांच कर देना है, इससे कोई रिपोर्ट जाती है उस पर तुरंत संज्ञान लेना है, वो संज्ञान नहीं ले रहा है। अब बताइए, ये सीनियर आईएएस है, एसीएस लेवल का पदाधिकारी जो है वो बैठा हुआ है, तो एसीएस पर कौन कार्रवाई करा देगा? आपकी हम क्या कर लीजिएगा? एसीएस आपसे बातें नहीं करेगा, जाइए, कोई पूछवे नहीं करेगा, फुर्सतें नहीं है। तो ये सारे मुद्दे हैं और कहीं ना कहीं जो हम अभी एमएलसी बंसीधर ब्रजवासी से बात कर रहे हैं, तो वो इन सारे जितने भी मामले हैं इसको बड़े कटाक्ष भरे अंदाज में आपके सामने कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक आक्रोश तो है ही कि इन सब का समाधान अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक कार्यपालिका जो है वो सही तरीके से काम ना करे, हम नागरिक होने के नाते अगर जागरूक होकर के अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ नहीं उठाते हैं, तब तक इस भ्रष्टाचार के तंत्र पर लगाम लगा पाना बहुत मुश्किल है। और इस मामले में अगर आप कोई जाते जाते एक संदेश देना चाहते हो पूरे इस मसले के ऊपर? मैं सभी गुरुजनों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि आप सभी लोग, ये जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी पैसा मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं, आपके वेतन में कमीशन लेते हैं, एरियर में कमीशन लेते हैं, आपके सेवा पुस्तिका संधारण में पैसा मांगते हैं, हम जानते हैं कि आपको परेशानी है, लेकिन आप जब तक साक्ष्य संकलित नहीं करेंगे तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मौखिक मुजवानी कहने से कुछ नहीं होगा। आप सभी लोग स्टिंग ऑपरेशन भी करिए।
इन लोगों का ऑडियो वीडियो कुछ लाइए, कुछ आप भी विजिलेंस को कुछ सूचना दीजिए, जागरूक होइए। आप सोचिएगा जब आप समझौतावादी हो जाएंगे तो पीठ को इतना मत झुकाइए कि लोग उसको पावदान समझ ले। पीठ को पावदान कभी मत बनने दीजिए। और नहीं जम, हम बार बार कहते हैं कि लड़का के मरला से न डराई, जम के परिकला से डराई। अगर ये लोग इसी तरीके से इन लोगों को लत लगी हुई रह गई तो आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को कि हमेशा आप शोषण के शिकार होंगे। और अगर बगावत आपने कर दिया तो जान जाएगा कि नहीं, इससे पैसा मांगना लेना बड़ा कठिन काम है, तो वो आपसे दूरी बढ़ाने लगेगा और आपका काम तुरंत करेगा। इसलिए बगावत करना सीखिए। तो इतनी सारी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए और लोगों के अंदर जागरूकता का एक संदेश, ठीक है, लोग कहते हैं बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और आप जो इतने साहित्यिक पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं, हमेशा साहित्य के माध्यम से लोगों को अपनी बात समझाने का प्रयास करते हैं। शायद कुछ ना कुछ असर तो जो भी दर्शक सुन रहे होंगे उनके ऊपर होगा, और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में कुछ तो लगाम ज़रूर इस पर लगे। तो फिलहाल के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बंसीधर ब्रजवासी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत आभार। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।